वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक में मजे लेता था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे और तीतर की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसीलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखौतियाँ करते थे, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहर सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम का। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवाने खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहब को इसमें इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब वो कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। पर रूबरू वह भी कुछ ना कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहब के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर लौडी गई थी तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताब कहाँ से उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौडी से कहा, कहाँ जाकर? कहा, अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगे। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर बोला, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज की होती है। मिर्जा बोला, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर बोला, जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे रह और मात हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों खामोखा उनका दिल दुखाएगा। मिर्जा, इस बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा बोला, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है,
मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर बोला, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगा। मिर्ज़ा बोला, अच्छा एक चाल और चल लूँ? मीर बोला, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मैं मुहरे में हाथ ही नहीं लगाऊंगा। मिर्ज़ा बोला। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम ही नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा बोला, क्या कहूँ मीर साहब, मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम बोली, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्ज़ा बोला, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम बोली, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा बोले, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहाजी करना ही पड़ता है। बेगम बोली, तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी टूटेगी, अपना सुहाग लेंगे। हरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब ही न जलील करना चाहती हो क्या? ठार हरिया कहाँ जाता है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहब झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वारा तक गई, पर एक पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जिताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे बाहर फेंके जाते देखे। चूड़ियाँ की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की राह ले ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुद से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो कि हकीम साहब के यहाँ की अब भी तामुल है। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है। क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा बोला, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमा होगा? मीर बोला, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमेगा। मिर्ज़ा बोला, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगे। मीर बोला, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए।
ये है पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नेक्स्ट पार्ट पे देखिए। पूरी कहानी देखेंगे, बड़ी ही दिलचस्प कहानी।